स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। असल में आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आप उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। इस काम के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये इसकी सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। अगर यहाँ पर ए रिएक्टेंट गैस की बजाय लिक्विड या सॉलिड हो, या प्रोडक्ट लिक्विड या सॉलिड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन रिमूव ना हो, इन ऑल दोज केसेस आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मैथमेटिकल डेफिनेशन यानी कि इक्वेशन फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है, ताकि इस तरह की गलती आप ना कर सकें कि आपको डेफिनेशन जो इक्वेशन फॉर्म में है वो आपको समझ ना आए। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में ट्रेंड क्या है। याद रखें कि तमाम तर एनर्जीज, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या बॉन्ड एनर्जी हो, सब की सब डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं। इसका रीज़न अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन ग्रुप में इन्होंने डिक्रीज करना होता है, जबकि पीरियड में ये इंक्रीज करती हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असर डालते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी पर फैक्टर्स असर डाल रहे हैं। एटॉमिक साइज नंबर 1 है एटॉमिक साइज। नंबर 2 है शील्डिंग इफेक्ट। नंबर 3 है न्यूक्लियर चार्ज। और आखिर में नंबर 4 है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ये 4 फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असर डालते हैं। एटॉमिक साइज की बात की जाए तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी कि इनवर्स रिलेशन यहाँ पर पाया जाता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए ओनली पीरियड, जैसा कि हमने इससे पहले भी देख लिया है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर वो अफेक्ट नहीं डाल पाता, सिर्फ पीरियड में असर डालता है। तो न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से बता देता हूं कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल में जो s का इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए p के मुकाबले में। p का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए d से ज़्यादा और d का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए f से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फॉर ए पर्टिकुलर शेल। इसका मतलब है कि 4s 4p 4d 4f एक ही अगर शेल हो तो उनके सब शेल में से जो s का इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मुश्किल होता है। अच्छा, रीज़न फॉर ग्रुप जो है और पीरियड ये जो है ना सेम है, यानी कि जो एटॉमिक साइज़ पर फैक्टर असरअंदाज हो रहे थे वही यहाँ पर फैक्टर्स असरअंदाज होंगे। यानी कि जब आप ग्रुप में आते हैं तो डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, या आप कहते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज असर नहीं डालता ग्रुप में जैसा कि हम जानते हैं, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी असर नहीं डालता क्योंकि एक ग्रुप में जो वैलेंस शेल है जो ऑर्बिटल है वो सेम रहता है। तो ग्रुप के अंदर फिर फैक्टर नंबर 1 और 2 डिसाइसिव फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर 1 और 2 वो असर डालते हैं। मैं यहाँ से कट ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि पीरियड के केस में कौन सा फैक्टर असर डाल रहा है। अच्छा जी, पीरियड की बात ग्रुप में मैंने बता दिया कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों कर रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। न्यूक्लियर चार्ज हालांकि ग्रुप में बढ़ रहा है, लेकिन वो ग्रुप में जो है ना न्यूक्लियर चार्ज इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर नहीं है और उसका असर ज़्यादा महसूस नहीं होता। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड के अंदर जब हम कहते हैं कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है,
सही जवाब हो जाएगा कि थर्ड जो फैक्टर है वो असल में डिसाइसिव फैक्टर है, यानी कि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज कम होता है। साइज कम होने से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। एनोमलीज की बात कर लेता हूँ। एनोमलीज जो हैं वो ये हैं कि सेकंड ए जो ग्रुप है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए से ज़्यादा है और इसकी वजह है कंप्लीट एस सब शेल, और जो 5A है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 6A से ज़्यादा है ड्यू टू S2 एंड P3। S कम्प्लीटली फिल्ड है और P हाफ फिल्ड है। याद रखना है कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये बात हो गई जनाब आयनाइजेशन एनर्जी की। एक बात और यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर। अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे कि उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है यानी कि मेटल नहीं होगी वो, उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो वो स्पीशी फिर इतनी अच्छी मेटल नहीं होती। ये हो गई जी बात आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। रिलेटिवली आसान बात है यहाँ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर मैं करूं तो इस तरह की जा सकती है, द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये देखें ज़रा, ए और बी ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना वो कोवलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एटम अपनी तरफ खींच लेता है, एक एटम मुकाबलतन एज कम्पेयर टू दी अदर एटम। तो वो जो एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव। तो द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है उसमें हमें कोई नई बात नहीं मिलती, वो सेम है एज आयनाइजेशन एनर्जी और पीरियड में भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर फैक्टर्स आल दो वही असरअंदाज होते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पर हैं, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी डाटा सोर्स में नहीं मिलती, तो हम यहाँ पर फैक्टर्स की बात जो है वो नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसी रीज़न जो है वो हमने ध्यान में रखनी है कि क्यों ऐसा होता है। सही है जी। तो फैक्टर्स और रीज़न इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से हमारे लिए अहम नहीं हैं। अहम जो है वो कुछ वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यूज़ क्या हैं? वो हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, कार्बन की आप जानते हैं 2.5 होती है। एक और याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ना यूनिट नहीं होती, असल में रेशो ही होती है। बॉन्ड एनर्जीज़ को ध्यान में लाकर ये निकाली जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये टेंडेंसी को जाहिर करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स जो है नंबर 1 ये हो जाए ग्रेटर देन 1.7, या फिर ये हो जाए 0.5 से 1.7, या फिर ये हो जाए लेस देन 0.5 यानी कि 0.4 तक हो जाए, 0 से 0.4। तो अगर ये है 1.7 से ज़्यादा तो इट इज़ ए सिंबल ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। ये आयोनिक बॉन्डिंग का सिंबल है। 0.5 से 1.7 तक ये पोलर बॉन्ड्स का सिंबल है, और 0.5 से कम हो जाए तो ये नॉन पोलर बॉन्ड्स का सिंबल है। अच्छा, अब आ जाते हैं एनोमलीज़ के अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, वो ये है कि अगर आपके पास पहला एलिमेंट जो बॉन्ड बना रहा है वो नॉन मेटल है और दूसरा एलिमेंट जिससे बॉन्ड बना रहा है वो भी नॉन मेटल है, तो इनके अंदर याद रखना है आपने कि मेजॉरिटी केसेस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना भी हो जाए यानी कि 1.7 से ज़्यादा भी हो जाए, इवन
इवन देन ये आयोनिक बॉन्ड जो है वो नहीं बनाते, बल्कि ये ये बना लेते हैं पोलर बॉन्ड्स। ये जनाब पोलर बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है जनाब, ये पोलर बॉन्ड बनाते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। ये आपने याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम बात कर रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर की, उसे देख लेते हैं मुख्तसरन। जी, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर ग्रुप में बात की जाए तो ग्रुप में डाउन दी ग्रुप ये इंक्रीज करता है और पीरियड में ये डिक्रीज करता है। सही है जी, एटॉमिक रेडियस वाला ही ट्रेंड है। एटॉमिक रेडियस के तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में जो है वो ज़्यादा होता है, पीरियड में कम होता है। और फैक्टर्स जो हैं यह भी याद रख लें कि फैक्टर्स मेटेलिक कैरेक्टर पर सेम एज एटॉमिक साइज। ग्रुप में भी पीरियड में भी रीजन भी ग्रुप का और पीरियड का सेम ही है, जो कि हमने पढ़ा है एटॉमिक साइज में, यानी कि एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी इसी वजह से बढ़ता है। जबकि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जाता है। डिक्रीज होने की वजह भी इंक्रीज सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है ना, इसके हवाले से जो अहम बातें हमने याद रखनी हैं वो ये है कि मेटेलिक कैरेक्टर, अब मैं मेटेलिक कैरेक्टर को ना MC से मेंशन कर रहा हूं, तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, अगर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने से जो कंपाउंड होंगे, जो एलिमेंट हैं, उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा बेसिक होते जाएंगे। यानी कि जितनी अच्छी मेटल होगी उतना ही उसके ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक होंगे। और इसी तरीके से अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाए तो फिर एक चीज और बढ़ती है और वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि मेटल्स जिनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और मेटल्स जिनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है वो कम रिएक्टिव होती हैं। तो ये मेटल्स के लिए ना मेटेलिक कैरेक्टर के हवाले से बात सही है। वो मेटल जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसके ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे। तो ऑक्साइड के हवाले से भी हम यहाँ पर ना एक कंपैरिजन जो है वो बनाएंगे, अभी थोड़ी देर में करते हैं उस हवाले से भी काम। अब चलते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टॉपिक है और वो डील कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं वो एक वक्त में एक ट्रेंड शो करती हैं, यानी कि ग्रुप में एक ट्रेंड है, पीरियड में एक ट्रेंड है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ग्रुप में भी डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होता है और पीरियड्स में भी डिफरेंट पीरियड्स के लिए डिफरेंट होता है। इस पर हम बात अभी करते रहेंगे। पहले हमने करनी है डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट होता है जी द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर। वहां पर वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। इसी तरीके से अगर लिक्विड और वेपर्स का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उस टेम्परेचर को आप कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये है जी मेल्टिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, जैसा कि मैंने कहा ग्रुप में भी डबल है और पीरियड में भी डबल है, तो पहले मैं बात कर रहा हूं ग्रुप के ट्रेंड की। जी, ग्रुप के ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ग्रुप के अंदर देखा गया है कि 1A और 2A, स्पेसिफिकली इन्हीं की बात करनी है क्योंकि 3A, 4A, 5A और 6A इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स मेटल लाइक प्रॉपर्टीज रखते हैं, कुछ नॉन मेटल्स लाइक, तो उनके लिए ट्रेंड जो है ना वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं आता। हमारा सिलेबस जो है वो डील करता है प्योर मेटल्स और प्योर नॉन मेटल्स, यानी कि 1-2 ग्रुप और 7-8 ग्रुप, जो कि प्योर मेटल्स हैं या प्योर नॉन मेटल्स हैं। तो 1A और 2A के लिए डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं
तो फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। एरो नीचे का मतलब है कि ये डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर बात की जाए ग्रुप 7A की या फिर ग्रुप 8A की, तो 7A और 8A में डाउन दी ग्रुप जाते हुए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ये फर्क आपने देख लेना है कि 1A और 2A में डिक्रीज हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ही 1A और 2A में डिक्रीज होती है, 7A और 8A में इंक्रीज कर जाती है। इसका रीज़न अभी थोड़ी देर में हम रीज़न वाले हिस्से में लिखते हैं। अलबत्ता यहाँ पर मैं दूसरा ट्रेंड जो है वो लिख रहा हूँ, और वो ट्रेंड है पीरियड के अंदर। पीरियड के अंदर अगर आप देखें लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमें पता यह लगता है कि 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। 8A को वैसे इतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। तो 1A से 4A तक जाते हुए, 1A से 4A तक जाते हुए नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट टर्म, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इंक्रीज करते हैं और इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स बॉन्डिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, दूसरे ग्रुप वाले 2, तीसरे वाले 3, चौथे वाले 4। तो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या चीज बढ़ रही है, वो बढ़ रहे हैं जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये सिलसिला 4 तक पहुंच जाता है मैक्सिमम पर। 5th ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 6th ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 7th ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन वो जो एलिमेंट है वो 5, 5, 6, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी करने के लिए सिर्फ 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8वें ग्रुप को तो कोई भी नहीं चाहिए। तो फिर वो बॉन्डिंग उस तरह नहीं करते जिस तरह पहले 4 ग्रुप करते हैं। ये मेटल्स हैं या सेमी मेटल्स हैं। ये 5वें, 6ठे, 7वें वाले जो हैं ये यूजुअली नॉन मेटल्स होते हैं। तो फिर इनके बारे में आपने याद रखना है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं आगे की तरफ, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा, 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 तरह के ट्रेंड हैं। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर डिक्रीज करते हैं। सही है जनाब। अच्छा, अब चलते हैं कि इस तरफ इंक्रीज क्यों हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज क्यों हो रहा है, और इसी तरीके से वहां पर, यानी कि ग्रुप के ट्रेंड का रीजन और पीरियड के ट्रेंड का रीजन। पहले मैं लिख लेता हूं रीजन फॉर ग्रुप। ग्रुप के अंदर मैंने क्या बात की है, ग्रुप के अंदर मैंने कहा है कि मेटल्स के लिए डाउन दी ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह यह है कि उनकी पैकिंग जो है बिकम्स लूज फॉर 1A एंड 2A। मेटल्स जो होती हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग बनाती है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से वो बॉन्डिंग इफेक्ट होती है, इसलिए उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन दी ग्रुप कम होते हैं। इसके मुकाबले में जो 7 और 8A वाले हैं दे आर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के केस में पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। डाउन दी ग्रुप क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं, उनकी फोर्सेस तो आपस में वैसे ही नहीं होती, लेकिन अगर वो साइज बड़ा होगा उनका तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उनमें ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी, और इस तरह उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। ये हैं रीजंस फॉर ग्रुप। सही है जनाब। अब बात कर रहे हैं पीरियड्स के अंदर क्या हालात हैं। रीजन फॉर पीरियड, जैसा कि मैंने कहा कि 1A से लेकर 4A तक, 1A से 4A तक की अगर बात की जाए तो 1A से 4A तक नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। ये कहां से है, पहले से चौथे तक। लेकिन उसके बाद जो 5वां, 6ठा, 7वां है, ये क्या करते हैं, इनमें 2 बातें हैं जी। ये दे हैव वीक वैंडर वाल्स फोर्सेस। वो असल में ना बड़े बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बल्कि वो छोटे छोटे मालिक्यूल बनाते हैं, और छोटे छोटे मालिक्यूल्स के अंदर पे फोर्सेस जो हैं वो उसी हिसाब से जो हैं वो कम होती हैं।
सही है जी। एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, एक छोटा स्ट्रक्चर है, 2 एटम है, 4 एटम है, 10 एटम है, तो फिर 2 4 10 एटम जो हैं उनकी फोर्सेस बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इसे भी आपने ध्यान में रखना है। एनोमलीज की बात करें, बहुत अहम बात है, यहाँ से हमें जो है वो सवाल एक पूछा, जब कई दफ़ा यहाँ से इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो एनोमलीज ये हैं कि जो फॉस्फोरस है ना जी, ये ग्रुप 5 का मेंबर है, यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप 5 का मेंबर है, और सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का मेंबर है। लेकिन सल्फर का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा होता है। इस पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की शक्ल में, अभी हम इसे देखेंगे। अच्छा, तो ये था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। इसके वाले से हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे। साथ फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो एक और टॉपिक है छोटा सा, और वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, फिर पास पेपर्स और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना, ये है टेंडेंसी टू अलाउ द पैसेज ऑफ करंट्स। डेफिनेटली ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोई इतनी अहम नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें ना, यहाँ पे बड़ा कोई जनरल ट्रेंड नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, कोई स्पेसिफिकली आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ कंडक्टर होगी। तो इसमें बड़ा जो है ना स्कैटर्ड डाटा है, तो उसको मैं ज़रा अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो 1A वाले हैं वो मेटल्स हैं, डेफिनेटली मेटल्स कंडक्टर होती हैं, और 2A वाले भी जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, डेफिनेटली वो मेटल्स हैं। तो उनकी जो कंडक्टिविटी है ना डाउन दी ग्रुप वो इंक्रीज करती है। सही जी, उनकी कंडक्टिविटी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करती है। अच्छा, आगे चल पड़ते हैं। ये तो 1A और 2A हो गए। इसके बाद देखें जो 4A है, 4A में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 4A के जो लोअर मेंबर हैं ये वाले, फॉर एग्जांपल टिन और लेड, ये जो है ना गुड कंडक्टर्स हैं। 4A के लोअर मेंबर, हालांकि ये स्टार्ट हो रहा है नॉन मेटल से, लेकिन पीछे की नीचे की तरफ जाते हैं ना बड़ी अच्छी कंडक्टिविटी यहाँ पर आ जाती है। इसमें एक एलिमेंट है कार्बन, जो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। कार्बन की 2 फॉर्म, हालांकि कार्बन की आजकल तो बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं, लेकिन ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ 2 फॉर्म्स की ही बात करती है। एक कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट और एक है डायमंड। अच्छा, जो डायमंड है ना वो तो कंडक्टर नहीं है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर है। पैरेलल टू द लेयर्स, एनआइसोट्रॉपी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें इसकी बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है एक ग्रुप है 1B। इसमें आते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में ये जो सिल्वर है ये बेस्ट कंडक्टर है ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंडक्टर है। इसके बाद सेकंड पर आता है गोल्ड, ये सेकंड नंबर पर है, और कॉपर भी कम कंडक्टर नहीं है। तो 1B की कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई है, बहुत ज़्यादा है, ये बाकी सबको मात दे जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से आपने ये बात देख लेनी है। इस वक्त जो आपके पास बोर्ड पर लिखी हुई हैं चीज़ें, वो सारी की सारी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के जितने ट्रेंड्स या फैक्टर्स हैं वो मैंने आपसे जिक्र कर लिए। अब हम इससे मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बोथ फ्रॉम पास्ट पेपर्स एंड फ्रॉम आवर इंफॉर्मेशन। तो उनकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जा रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज डाउनवर्ड्स ड्यू टू। तो अल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट जो है आप जानते हैं कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए कम होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उनकी नहीं बढ़ती, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेल्टिंग पॉइंट पर असर भी नहीं डालती। इसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी भी असर नहीं डालती। तो ये 2 फैक्टर्स ना इररेलेवेंट हैं यहाँ पर, इन पर तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें सोचना है इन दोनों पर
क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस तो कम होंगी। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो नीचे की तरफ जब आप जाते हैं अल्कली मेटल्स में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती नहीं है, क्योंकि साइज बड़ा होता है, पैकिंग लूज हो जाती है। तो असल वजह है कि इंक्रीमेंट इन साइज आता है, पैकिंग लूज होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ सकता है, लेकिन अल्कली मेटल्स के केस में जब आप डाउन दी ग्रुप आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ नहीं रही, रादर वो कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर एटम्स की पैकिंग लूज होती है जब उनका साइज बढ़ता है। सही है जनाब, तो एक तो ये आपने देख लिया। इसी तरीके से एक और सवाल यहां पर जो पूछा गया वो ये था कि एनर्जी नीडेड टू रिमूव an electron from outermost shell of isolated gaseous atom। डेफिनेटली यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जवाब होना चाहिए। ये सवाल लिखने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इस तरीके से जो प्योरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो रिकॉलिंग में रखकर 70% क्वेश्चन हमारे रिकॉलिंग बेस्ड हैं, तो वहाँ पर इस तरह का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल हमें यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ देखें, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जो है वो चल रहा है और मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ चल रहा है। लिथियम शो किया गया है और लिथियम शो करके बाकी 1 2 3 4 4 पॉइंट्स शो किए गए हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हमें यह बता रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है और बाद में कम हो जाता है। हमें जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि आइडेंटिफाई कार्बन। यहाँ पर आपने कार्बन आइडेंटिफाई करना है कि 1 2 3 4 में कौन सा कार्बन है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 4 का एटॉमिक नंबर 3 से ज़्यादा है, 3 का 2 से, 2 का 1 से। अच्छा, अब आप जानते क्या हैं, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जो है एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ते हैं अप टू ग्रुप 4। अगर लिथियम को मैं ग्रुप 1 का मेंबर मानूं तो जो ये 1 है ये ग्रुप 2 का मेंबर होगा, ग्रुप 3 का मेंबर, ग्रुप 4 का मेंबर। ग्रुप 4 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। 4 से 5 पर जब आप आते हैं तो आपको सडन चेंज नज़र आता है। वो सडन चेंज क्यों नज़र आता है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 4 से 5 में बॉन्डिंग का फ़र्क है, स्ट्रक्चर का फ़र्क है, उस वजह से यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है 3 का, तो डेफिनेटली फिर 3 ही जो होगा वो होगा कार्बन, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। सही है जी। अच्छा, एक और बात जो है वो इसी रेफरेंस से बड़ी मिलती जुलती बात है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं? अच्छा, सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर बिल्कुल वो शॉर्ट पीरियड है, उनके बारे में हम ये कह चुके हैं कि जब आप 1A से 4A तक जाते हैं, 1A से आपने जाना है 4A तक, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, लेकिन 4A से जब आप आगे आते हैं तो फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर पता ये लगा कि मैक्सिमम किसके होंगे? 4 ग्रुप के। 4 ग्रुप के मेंबर कौन है? कार्बन और सिलिकॉन। तो याद रख लें कि सेकंड और थर्ड पीरियड में कार्बन और सिलिकॉन के मेल्टिंग पॉइंट जो हैं या बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो भी हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है सवाल एक और अंदाज से, सवाल मिलता जुलता ही है लेकिन उसे एक डिफरेंट एंगल से पूछा गया है। वो डिफरेंट एंगल क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट of silicon is much higher than that of phosphorus due to, तो सिलिकॉन जो है ग्रुप 4 का मेंबर, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि फॉस्फोरस ग्रुप 5 का मेंबर, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो ये जो चेंज आ रहा है 4 से 5 की तरफ आते हुए, ये इतना सडन चेंज जो है ये क्यों आ रहा है? क्या एटॉमिक रेडियस की कमी की वजह से? ये देखें, ये पास पेपर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ना हमें वही चीज़ नज़र आती है जो मैं बार बार आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि जो स्टेटमेंट है ना, एटॉमिक रेडियस सिलिकॉन से फॉस्फोरस की तरफ जाएँ तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम ही होता है। इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट
स्टेटमेंट मेल्टिंग पॉइंट की जो चेंजिंग आ रही है उसकी वजह नहीं है। तो कई दफ़ा ना ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सही ऑप्शन हैं, जिस तरह चार्ली ऑप्शन देखें, डिफरेंट डेंसिटीज़, डेफिनेटली सिलिकॉन और फास्फोरस डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। और इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी सही है क्योंकि फास्फोरस का साइज छोटा है तो उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अल्फा, चार्ली और डेल्टा तीनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखी जा सकती क्योंकि वो इसका रीज़न नहीं है। इसका रीज़न है चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि असल में जब आप सिलिकॉन से फास्फोरस की तरफ जाते हैं तो सिलिकॉन जो है वो इस तरीके से जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, वो इस तरह पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि फास्फोरस जो है वो सिंपल एक P4 मॉलिक्यूल बनाता है। तो P4 और दूसरे P4 में ना ये जो फोर्सेस होती हैं, ये वाली फोर्सेस बड़ी वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जबकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग। उस बॉन्डिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, सही। इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो चेंज किस में आ रहा है? बॉन्डिंग में और स्ट्रक्चर में, इस वजह से ऐसे होता है। अच्छा, ये भी एक ग्राफ देख लें और यहाँ पर सवाल ये है कि जो वाई एक्सिस पर प्रॉपर्टी आपने प्लेस की है वो क्या है। अच्छा, अब ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डबल ट्रेंड है। डबल ट्रेंड से बात सही हो जाती है, पहले वैल्यू बढ़ती है और उसके बाद वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और वैल्यू जो बढ़ती है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन करती है? वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है 4 पर, सही है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है, 4 तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद कम हो जाती है। अगेन देखें, पांचवें और छठे में जैसे मैंने कहा था फास्फोरस का सल्फर से कम है, वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये एग्जैक्टली पक्की बात है कि ये ना मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड शो किया गया है। तो इस तरह के सवाल हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं जी। आज की बात को हम यहीं पर रखते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।